अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फ़ोटो रेस्पिरेशन। तो एक एक पॉइंट करके आपने देखना है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये जो फ़ोटो रेस्पिरेशन है ये एक रेस्पिरेटरी एक्टिविटी है, मतलब कि तनफ़ुस के अमल की एक सरगर्मी है जो कि ग्रीन प्लांट्स के अंदर होती है और ग्रीन प्लांट्स के अंदर प्रेजेंस ऑफ लाइट, मतलब कि लाइट की मौजूदगी में होती है और इस प्रोसेस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो रिलीज़ किया जाता है। जहन में रखिएगा, इस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, मतलब कि ऑक्सीजन को इस्तेमाल किया जाता है और ऑक्सीजन को इस्तेमाल करने के बाद यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनते हैं। आपने पहले भी देखा होगा, अगर आपको याद हो, कि एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर भी ऑक्सीजन इस्तेमाल हुई थी और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बने थे, लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन में एटीपी बनती है, लेकिन फोटो रेस्पिरेशन के दौरान एटीपी नहीं बनती। इसका मतलब क्या है कि बाकी एरोबिक रेस्पिरेशन और फोटो रेस्पिरेशन बिल्कुल सेम प्रोसेस है, लेकिन आपके पास एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान एटीपी बनती है लेकिन फोटो रेस्पिरेशन के दौरान एटीपी नहीं बनती। ये आपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है और डिफाइन करना है किस चीज़ को, फोटो रेस्पिरेशन को। अब आप देखिएगा ज़रा कि हमारे पास जो फोटो रेस्पिरेशन है इसका मैकेनिज़्म क्या है, तरीक़ाकार क्या है। तो एक एक पॉइंट करके आपने इसको समझना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास मैकेनिज़्म जो है वो फ़ोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है, मतलब कि फ़ोटो रेस्पिरेशन का तरीक़ाकार कैसे है। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर आपको केल्विन साइकिल आपको याद है, डार्क रिएक्शन जिसको हम कहते हैं, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं, वो अगर आपको याद हो तब ये टॉपिक आसानी से आपको ज़्यादा आसानी से समझ आ सकता है। तो सबसे पहले अगर आपने वो टॉपिक नहीं पढ़ा तो प्लेलिस्ट में वो टॉपिक मौजूद है, उसको आप देखें, फिर इस टॉपिक पे हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रोल ऑफ रुबिस्को इन नॉर्मल कंडीशन। सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल कंडीशन के बारे में बताऊं। फोटो रेस्पिरेशन की बात अगर ना करूं, मतलब कि जब नॉर्मल कंडीशन होती है तब जो रुबिस्को एंजाइम है वो क्या करता है। तो नॉर्मल कंडीशन के अंदर जो रुबिस्को एंजाइम है वो अमूमन कार्बन डाइऑक्साइड को मिला देता है RuBP के साथ। ये RuBP क्या है, राइबोलोज बिसफास्फेट है, 5 कार्बन पर मुश्तमिल है। कार्बन डाइऑक्साइड को इसके साथ मिलाकर RuBP क्या बना देता है, फास्फोग्लिसरेट बना देता है। जब फास्फोग्लिसरेट बन जाता है तो वही फास्फोग्लिसरेट आगे जाकर किस चीज़ को बना देता है, ग्लूकोज को। ये पॉइंट आप लोगों ने जहन में रखना है। और ये काम ये काम जो है वो कब होगा, जब केल्विन साइकिल के अंदर सीरीज़ ऑफ रिएक्शन चल रही होगी। ये सारी की सारी थी नॉर्मल कंडीशन। लेकिन अगर 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 कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार कम हो जाए, ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा हो जाए, कहाँ पर, लीफ सेल्स में, मतलब कि जो पौधे के पत्ते हैं उनके सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम हो जाए, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाए, तब कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय रुबिस्को क्या करता है, RuBP को जोड़ देता है ऑक्सीजन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ नहीं जोड़ता। जब ऑक्सीजन के साथ RuBP मिलेगा तब वही RuBP टूट जाएगा दो चीज़ों के अंदर, दो प्रोडक्ट में। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वो आपके पास जो रिएक्शन होगा तब वहाँ पर RuBP जो है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, RuBP की वो टूट जाता है फास्फोग्लिसरेट के अंदर जिसके पास 3 कार्बन होते हैं, और इसी तरह फास्फोग्लाइकोलेट के अंदर जिसके पास 2 कार्बन होते हैं। अब यहाँ से इसके बाद हमने क्या करना है, फास्फोग्लाइकोलेट को आगे की तरफ लेकर जाना है, जहन में रखिएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमारे पास जो फास्फोग्लाइकोलेट है इसको कन्वर्ट किया जाता है, मतलब इसको मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर चेंज किया जाता है। किस चीज़ के अंदर, क्लोरोप्लास्ट और परागजिजोम में। क्लोरोप्लास्ट और परागजिजोम सेल के ऑर्गेनेली हैं, प्लांट के सेल के ऑर्गेनेली हैं। तब जब फास्फोग्लाइकोलेट बन चुका है तो सबसे पहले फास्फोग्लाइकोलेट को कन्वर्ट किया जाएगा ओनली ग्लाइकोलेट में, मतलब कि जो फास्फोग्लाइकोलेट इस प्रोसेस से बना था उस फास्फोग्लाइकोलेट को क्लोरोप्लास्ट के अंदर चेंज किया जाएगा ग्लाइकोलेट में। जब यहाँ से फास्फोग्लाइकोलेट से ग्लाइकोलेट बनेगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर, फिर इसको भेज दिया जाता है परागजिजोम के पास। परागजिजोम के पास जब ग्लाइकोलेट पहुँच जाता है तब परागजिजोम के अंदर इस ग्लाइकोलेट को कन्वर्ट किया जाता है ग्लाइऑक्सलेट में। अब ग्लाइऑक्सलेट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो जहन में रखिएगा कि परागजिजोम के अंदर जो ग्लाइकोलेट पहुंचा था उसके साथ ऑक्सीजन को ऐड किया जाता है। जब ऑक्सीजन को ऐड किया जाता है तो ये जो ग्लाइकोलेट है वो टूट जाता है ग्लाइऑक्सलेट में, और इसी तरह यहाँ से हाइड्रोजन परऑक्साइड भी बन जाता है। और हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है ये टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट है। अब मैंने पहले कहा हुआ है
पैराक्सिसोम के अंदर ग्लाइकोलेट को जो है वो कन्वर्ट किया गया ग्लाइऑक्सालेट में। अब ये जो ग्लाइऑक्सालेट जो है पैराक्सिसोम के अंदर बन चुका है, इस ग्लाइऑक्सालेट को कन्वर्ट किया जाता है ग्लाइसिन में। मतलब कि ये सारे का सारा प्रोसेस कहाँ पर हो रहा है, पैराक्सिसोम के अंदर। पैराक्सिसोम में क्या हुआ, फिर से सुने कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो ग्लाइकोलेट बना था उसको भेजा जाता है पैराक्सिसोम के पास। पैराक्सिसोम के अंदर ग्लाइकोलेट के साथ ऑक्सीजन को मिला के ग्लाइऑक्सालेट बनाया जाता है और उस ग्लाइऑक्सालेट को पैराक्सिसोम के अंदर ही चेंज किया जाता है किस चीज़ में, ग्लाइसिन में। और जब ग्लाइसिन बन जाता है तो ग्लाइसिन जब बन जाता है तो इसको फिर माइटोकॉन्ड्रिया के पास जो है वो भेज दिया जाता है। और इसी तरह जब ग्लाइसिन बन जाता है कहाँ पर, पैराक्सिसोम के पास, तो उसको भेजा जाता है किस चीज़ के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के पास। जब माइटोकॉन्ड्रिया के पास ये ग्लाइसिन पहुँचता है तब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इस ग्लाइसिन को जो है ग्लाइऑक्सालेट को जहन में रखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाकर ग्लाइसिन के दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं और वो किस चीज़ को बना देते हैं, सीरीन को बना देते हैं। तो जहन में रखिएगा, यहाँ पर आप लोगों ने यहाँ मिसिंग हो गई है, आप लोगों ने क्या लिखना है कि दो ग्लाइसिन जो है वो क्या किए जाएंगे, आपस में मिलाए जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया के पास और उनको कन्वर्ट किया जाएगा किस चीज़ में, सीरीन में। मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अब क्या बन गई, सीरीन बन गई। अब क्या किया जाएगा, जब सीरीन बन जाती है तो इसके पास कार्बन है, इसलिए इसको हम कहेंगे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। इसको फिर रिसाइकलिंग की जाती है। कैसे की जाती है, जहन में रखिएगा। जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सीरीन बन जाती है तो सीरीन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, भेजा जाता है वापस पैराक्सिसोम के पास और पैराक्सिसोम के अंदर फिर इस सीरीन को कन्वर्ट किया जाता है किस चीज़ में, ग्लाइसरेट के अंदर। जहन में रखिएगा, ग्लाइसरेट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। जब पैराक्सिसोम के अंदर ग्लाइसरेट बन जाते हैं फिर उनको भेजा जाता है दोबारा क्लोरोप्लास्ट में और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जाकर इनको ट्रांसफॉर्म किया जाता है, चेंज किया जाता है दोबारा फास्फोग्लाइसरेट के अंदर। और दोबारा जब फास्फोग्लाइसरेट बन जाता है तो वो फिर से किस चीज़ में चला जाता है, कैल्विन साइकिल में। इस चीज़ को अगर मैं डायग्राम की मदद से जो है आप लोगों को समझाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में जो RUBP है उसको रुबिस्को एंजाइम क्या करता है, RUBP को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाकर इस चीज़ को बनाता है और यहाँ से फिर ग्लूकोज को बनाया जाता है। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार कम हो जाएगी, ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा प्लांट सेल के अंदर, लीफ सेल के अंदर, तब कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय जो आपके पास रुबिस्को एंजाइम है वो RUBP को ऑक्सीजन के साथ मिलाता है और यहाँ से 2PG बना देता है। मतलब कि यहाँ क्या बनेगा, 2 फास्फोग्लाइकोलेट बनता है और उसी फास्फोग्लाइकोलेट को ग्लाइकोलेट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। जब ये ग्लाइकोलेट बन जाता है तो इसको फिर पैराक्सिसोम के अंदर भेजा जाएगा ग्लाइकोलेट को और पैराक्सिसोम के अंदर ग्लाइकोलेट को कन्वर्ट किया जाता है ग्लाइऑक्सालेट के अंदर। जब ग्लाइऑक्सालेट बन जाता है तो इसको कन्वर्ट किया जाता है किस चीज़ में, ग्लाइसिन के अंदर। ये सारे का सारा काम कहाँ पर हो रहा है, पैराक्सिसोम के पास। जब ग्लाइसिन बन जाता है तो इस ग्लाइसिन को पैराक्सिसोम से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब ग्लाइसिन पहुँच जाता है तो ग्लाइसिन को आपस में मिलाकर यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को रिमूव करके सीरीन बनाया जाता है। जब सीरीन बन जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में फिर इसको भेजा जाएगा दोबारा पैराक्सिसोम के अंदर और पैराक्सिसोम के अंदर इसको ग्लाइसरेट में कन्वर्ट किया जाएगा और इस ग्लाइसरेट को फिर भेजा जाता है क्लोरोप्लास्ट में और क्लोरोप्लास्ट के अंदर फिर से इसको कन्वर्ट किया जाता है किस चीज़ के अंदर, फास्फोग्लाइसरेट के अंदर। फिर वो कैल्विन साइकिल के अंदर दाखिल हो जाता है और इस तरीके से आपके पास क्या चलता है, रिएक्शन चलता है किस चीज़ का, फोटो रेस्पिरेशन का। अब हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास फोटो रेस्पिरेशन है उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, मतलब नुकसानात क्या हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो हमारे पास डिसएडवांटेज है उसका मतलब क्या है, मतलब कि जो फोटो रेस्पिरेशन है उसके नुकसानात क्या हैं, हमने ये देखना है। तो जहन में रखिएगा, फोटो रेस्पिरेशन की वजह से जो C3 प्लांट्स हैं, मतलब कि ऐसे पौधे जो कैल्विन साइकिल की मदद से ग्लूकोज बनाते हैं, तो उन प्लांट्स को हम C3 प्लांट कहते हैं। तो C3 प्लांट के अंदर जो कार्बन है उसका लॉस हो जाता है किस चीज़ की मदद से, फोटो रेस्पिरेशन की मदद से। ये एक इसका नुकसान है। अब इसमें होता क्या है देखिएगा ज़रा कि ये जो C3 प्लांट हैं वो कैल्विन साइकिल के अंदर या कैल्विन साइकिल को इस्तेमाल करके कार्बन फिक्सेशन करते हैं और कार्बन फिक्सेशन के दौरान ग्लूकोज को बनाते हैं। नॉर्मल कंडीशन में अगर फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा तब फोटो रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान वो जो कार्बन को फिक्स कर रहे थे प्लांट, उन
कार्बन डाइऑक्साइड में से 25 से 50% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज़ाय हो जाती है। जब वो कार्बन ज़ाय हो जाएगी तब प्लांट के अंदर ग्लूकोज कम बनेगा। जब ग्लूकोज कम बनेगा तो प्लांट की जो यील्ड है, मतलब कि प्लांट की पैदावार है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये पहला नुकसान है। अब इसी तरह अगर हम बात करें कि इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर का क्या असर है, तो एक एक पॉइंट करके आप लोगों ने समझना है कि हाई टेम्परेचर पर, ज़्यादा टेम्परेचर पर रूबिस्को क्या करता है, ऑक्सीजन को ज़्यादा क्या करता है, फिक्स करता है कार्बन डाइऑक्साइड की निस्बत। हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता तो ग्लूकोज बनता। अब हाई टेम्परेचर में रूबिस्को क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादातर फिक्स नहीं करता, कार्बन डाइऑक्साइड की जगह ऑक्सीजन को फिक्स करता है। जब ऑक्सीजन को फिक्स करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को तो फिक्स किया ही नहीं गया, कार्बन को फिक्स नहीं किया गया, मतलब कि कैल्विन साइकिल में जो ग्लूकोज बननी थी वो कम बनेगी और ऑक्सीजन को फिक्स किया जा रहा है, तो फोटो रेस्पिरेशन की मिकदार में इजाफा होगा। जब फोटो रेस्पिरेशन की मिकदार में इजाफा होगा तो फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगी, क्योंकि कार्बन को फिक्स किया जाता तो फोटोसिंथेसिस होती। अब कार्बन को फिक्स नहीं किया गया, ऑक्सीजन को किया गया है, इसलिए फोटो रेस्पिरेशन बढ़ जाती है, फोटोसिंथेसिस कम हो जाती है और इसी तरह पौधों की पैदावार में कमी आ जाती है। और इसी तरह अगर हम देखें कि हमारे पास जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, मतलब कि ज़्यादा टेम्परेचर वाले जो इलाके हैं वहाँ पर जो पौधे पाए जाते हैं, मसलन 28 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर वाले इलाके, वहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है वो शदीद होता है। मतलब फोटोसिंथेसिस वहाँ पर कम कर दी जाती है, फोटो रेस्पिरेशन ज़्यादा कर दी जाती है, जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चर है, मतलब कि ज़राअत है, वहाँ पर जो पैदावार होनी थी ज़्यादा, वो पैदावार क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसका नेगेटिव असर पड़ता है एग्रीकल्चर पर। और इसी तरह अगर हम बात करें कि हमारे पास जो एवोल्यूशनरी बैकग्राउंड है, मतलब कि अगर हम बात करें कि इस चीज़ की इर्तकाई पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो जो सबसे पहले एटमॉस्फेयर था, पुराने ज़माने का जो एटमॉस्फेयर था, उसके पास बहुत कम ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन बहुत कम थी। तो ऑक्सीजन क्योंकि बहुत कम थी तो इसलिए फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो ज़्यादातर वाक़ई नहीं होता था। लेकिन बाद में वक्त गुजरने के साथ साथ ऑक्सीजन लेवल में इजाफा हुआ। जब ऑक्सीजन लेवल में इजाफा हुआ तब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के दरमियान कंपटीशन शुरू हो गया और ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो थे वो एक्टिव साइट, मतलब कि जो रूबिस्को एंजाइम है उसकी एक्टिव साइट को इस्तेमाल करने के लिए इनके दरमियान क्या हुआ, कंपटीशन हुआ। तो सिंपल या नॉर्मल कंडीशन में तो कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होती थी, लेकिन ऑक्सीजन का लेवल जब बढ़ा तो ऑक्सीजन इसके साथ कम्पीट करके ऑक्सीजन रूबिस्को एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ जुड़ जाती थी, इसलिए फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रुक जाता था और मतलब कि जो फोटो रेस्पिरेशन है वो प्रोसेस ज़्यादा हो जाता था। इसी तरह वक्त गुजरते ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता गया, तो ऑक्सीजन के लेवल के बढ़ने के साथ साथ फोटो रेस्पिरेशन में भी क्या हो जाता है, इजाफा हो जाता है, जिसकी वजह से पौधों की पैदावार में जो है वो कमी आ जाती है। और इस चीज़ से निपटने के लिए एडाप्टेशन जो शो की गई, तो वो दो तरह की एडाप्टेशन हैं कि वो जो पौधे हैं आजकल के, तो ज़्यादातर जो गर्मियों वाले इलाकों में पौधे पाए जाते हैं, उन्होंने दो और तरह के रास्ते जो है वो अपनाना शुरू कर दिए। उनमें सबसे पहली चीज़ है C4 पाथवे, जिसको हम हैच स्लैक पाथवे भी कहते हैं, और दूसरा है CAM पाथवे, जिसको हम क्रैसुलिशियन एसिड मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। तो ये क्या है, इसको अगली वीडियो में देखेंगे।